नमस्कार दोस्तों, एनकी की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, वार्षिक परीक्षा में जो राजस्थान बोर्ड अजमेर में आने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज जो चल रही थी, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने की कोशिश करते हैं जो वार्षिक परीक्षा अजमेर बोर्ड में आने ही वाले हैं। निश्चित आएंगे ही आएंगे, समझ कर चलो। तुम तो डिजिट्स बदल सकती है, संख्याएं बदल सकती है। तो सुनो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। नंबर 1 तो एचसीएफ व एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन जो पूछेगा ही पूछेगा, हर साल पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से आपको बहुलक माध्य और माध्यिका, ये एक वीडियो आपको कम से कम पास तो करा ही देगा, ठीक है। बहुलक माध्य माध्यिका, ये 15 नंबर का चैप्टर है आपका। 15 नंबर का चैप्टर में से आपको बहुलक और माध्य और माध्यिका में से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। और नंबर 3 क्वेश्चन है वो भाग आपको आने चाहिए बच्चों, जो बीजगणित के भाग हैं वो आपको क्लियरली मेंशन होने चाहिए, आने चाहिए। इसके अलावा क्या क्या पूछ सकता है, जो गुणनखंड विधि है, ठीक है बच्चों। जो श्रीधराचार्य विधि, पूर्ण वर्ग विधि आएगी, नहीं हट गई वो तुम्हारी, ये विधियां पूछी जा सकती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा नंबर 4 ग्राफ आपका आता ही आता है, हर साल आता है, 100% आता है। 26वें नंबर का सवाल आएगा, 6 नंबर का सवाल आएगा, 26 नंबर वहां क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ग्राफ आपका आता ही आता है 6 नंबर का, उसको प्रिपेयर कर लो आप। इसके अलावा जो 5 नंबर पर है आपका प्रायिकता का पूरे का वीडियो, कंप्लीट वीडियो आपको करा रखी है कि वीडियो में आपको पूरी प्रायिकता मिल जाएगी। प्रायिकता का सिर्फ वीडियो देख लो आप, प्रश्नावली खुद कर लोगे फिर। तो उसके बाद में जो और क्या पूछ सकता है आपसे, और कंस्ट्रक्शन में बच्चों, कंस्ट्रक्शन में रचनाएं हैं। मैंने रचना का 2 वीडियो में पूरा चैप्टर 11वां चैप्टर खत्म कर रखा है। जो रचना है, जो एक वृत्त बनाओ, उसके बाद ये बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना करो, वो वाला जो आपका जो 11वां चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा 12वां 13वां आप काट चुका है। 15वां प्रश्नावली, 14 प्रश्नावली मैंने बात कर ही ली है। 7वें चैप्टर से संबंधित जो है क्वेश्चन से, जैसे दूरी ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और निर्देशांक वाले भी आपसे पूछ सकता है कि M1 M2 है, इसमें आपको ज्ञात करवाना आना चाहिए। इसके अलावा जो AN SN वाला क्वेश्चन है, AN व SN ज्ञात करना, ये क्वेश्चंस आपको आते हैं। इन क्वेश्चनों का निचोड़ मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, और सीक्वेंस वाइज क्रम से एक एक क्वेश्चंस लेते हैं और 8 टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं। इसमें ही आपका गणित का निचोड़ है, ये समझ लो। गणित का संपूर्ण निचोड़ आपका इन 8 के 8 पॉइंटों में आपको मिलेगा। तो पहले पॉइंट से लेते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अपन। पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, जो एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो भाई साहब आपको सवाल आएगा, जैसे 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, वो भी यूक्लिड लेमा से, यूक्लिड एल्गोरिथम से, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन क्या है, 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। ये जो 8 पॉइंट्स बताएं, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। इन 8 पॉइंटों से क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। मतलब ये गणित में तो पास होना, परसेंटेज बनाना बहुत आसान है। गणित तो बहुत आसान है, आप थोड़ा समझ लो तो। आप जानते हो यूक्लिड लेमा क्या है, a बराबर bq प्लस r है भाई, ये आपने पढ़ा है। a बराबर bq प्लस r आपने पढ़ा है ना, यूक्लिड प्रमेय है। अगर नहीं पढ़ा है तो हिंदी में देखो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़ा है आपने, बिल्कुल। तो इसमें देखो पहला वाला जो बड़ी वाली संख्या है ना, वो पहले लेंगे। बड़ी में छोटी का भाग देंगे, भाज्य वो होता है जो बीच में होता है, ऐसे 225 और 135। 135 क्या है, भाजक है, और 225 क्या है, भाजक है। भाज्य में भाजक का भाग देंगे। 135 एकम 135 बच गए 90। तो देखो इधर ध्यान दो, 225 पहले लिख लिया मैंने, इक्वल टू 135 लिखा, गुणा में 1 करा, प्लस में 90 आया। शेषफल 0 नहीं आया, क्योंकि शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लेंगे, ये और ये छोड़ देंगे। अब 135 इक्वल टू 90 गुणा में 1 प्लस में 45 बचेगा। देखो 90 का भाग दीजिए 135 में, 135 एकम में 135, 90 एकम 90, 45 बचेगा। शेषफल फिर 0 प्राप्त नहीं हुआ, फिर दोबारा से यूक्लिड लेमा यूज करेंगे, इसको और इसको छोड़ना पड़ेगा। क्या लेंगे अपन,
90 इक्वल टू 45 गुना में 2, 45 गुना 90 प्लस 0, ये और ये छोड़ना पड़ता है और 0 अपने आप ही छूट गया। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ आपका 45 आपका आंसर मार्क कर दोगे, 45 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यूक्लिड लेमा का उपयोग करते हुए किसी भी जो है दो संख्याओं का एचसीएफ या एचसीएफ ज्ञात कर सकते हो। अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो आप एलसीएम सामान्य फैक्टराइजेशन मेथड से ज्ञात कर सकते हो। जैसे 135 225 लोगे, 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 5 25, ठीक है। 3 का भाग जाएगा, 3 में 27 और 3 एकम 3, 15 45, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 एकम 5 और ये लो भाई साहब आपका एलसीएम। 5 3 15 3 45, 45 गुना में 3 करोगे और गुना में 5 करोगे, ये 3 और 5 बच रहा है ना, 5 3 15, 45 गुना 15 करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, जो कि कितना होगा? एलसीएम 15 5 75, 7 कैरी हसल 7, 15 एकम 15 और 7 22, 225, 15 5 75, 7 कैरी बच्चों, 15 चौका 60 और 7 67, 6 7, तो कितना आ गया आपका? 675 एलसीएम आ जाएगा और 45 आपका एचसीएफ आ चुका है, ठीक है। एक तो टाइप का ये क्वेश्चन है कि आपका एचसीएफ एलसीएम आता ही आता है। एचसीएफ कैसे निकालते हो? यूक्लिड लेमा से निकाल सकते हो, एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हो। एक नंबर का सवाल पूछ सकता है आपसे कि आपका जो शांत प्रमेय है या अशांत है, उसका पता आप कैसे लगाओगे बच्चों? कोई भी संख्या है उसका प्रसार है, वो शांत है कि अशांत है। 17/8 है, 3/6 है और भैया 15/6 है और 2 आपका 9 है, ठीक है। 667/227 या 218 जो भी है, ठीक है। यानी कि ऐसे फ्रिक्शन आपको मिलेगा। कहेगा क्या कि साहब ये बताओ कि इसमें प्रसार इसका शांत है या अशांत है, ये पूछेगा आपसे कि इसका प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है। तो पहली बात तो प्रसार शांत है या अशांत है, इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है बच्चों कि इसको चेक करने के लिए पहले तो काटो। अगर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा है तो फिर बात अलग है। 17/8 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इसका हर को पकड़ो। डिनोमिनेटर कितना है? 8 है, 8 के फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 बार जाएगा 4, 2 बार जाएगा 3, 2 बार जाएगा 1। तो देखो 17/2 गुणे 2 आया है। तो अगर नीचे हर किसी का हर, ध्यान देना, किसी का हर 2 या 5 के रूप में होता है तो प्रसार शांत होता है। अकेला तो होता है तो भी शांत होता है, अकेला 5 होता है तो भी शांत होता है, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो वह प्रसार अशांत कहलाता है। जैसे मैं कहूं अगर ऐसे आपका आ रहा है तो नीचे का और ऊपर मान लो 17 है तो ये इसका प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। मतलब या तो 2 आना चाहिए अकेला, या तो 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आ जाने चाहिए। 2 का एक बार भी आओ चाहे 5 का एक बार भी आओ, वो मैंने नहीं रखता है। इसको देखो, अब इसको देखने से कई स्टूडेंट सोचते हैं इसको प्रसार को अशांत कर आते हैं। कैसे? 3 मैंने बताया नीचे भाई 2 गुना 3 फैक्टर कर लिया। अब सोचते हैं 2 के बाद में 3 आ गए तो अशांत होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही बताया था अगर कटता है तो काटना चाहिए। ये कट रहा है 1/2, ये प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ऐसे ये है, आपको दिख रहा है बच्चों 15/6, 6 को 3 गुना 2 लिख करके बच्चे अशांत कर आते हैं लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5/2, 5/2 तो शांत प्रसार हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका भी चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे? 218 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 बार जाएगा, 2 एकम 2, अब नहीं जा रहा है तो शांत प्रसार है। समझ गए कि नहीं समझे? मतलब कहने का मेरे ये है किसी भी संख्या का शांत प्रसार है अशांत प्रसार है, इसका पता आप आसानी से लगा सकते हो। अगर हर में 2 और 5 आ रहा है तो वो प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। अगर हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ रही है तो वो प्रसार कैसा कहलाता है बच्चों? अशांत प्रसार कहलाता है। कोई दिक्कत है? शांत अशांत क्लियर हो गया, एलसीएम एचसीएफ क्लियर हो गया, परमेय अपरमेय क्लियर करवा दे रहा हूं। परमेय अपरमेय देखो, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्विक रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ध्यान देते रहिए आप। परमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसको p पहले से लेकर, देखो पहले से लेकर अंत तक मैं चैप्टर्स करा रहा हूं आपके। जो चैप्टर हट गए उनको छोड़ करके, जो हट गए उनको छोड़ करके, पहला चैप्टर में क्या क्या संभावनाएं हैं क्वेश्चन की बनने की, तो मैंने बताया पहला क्वेश्चन में या तो एचसीएफ एलसीएम बनेगा, बनेगा ही बनेगा भाई, कहां जाएगा और नहीं तो। इसके अलावा
दूसरा मैंने बताया HCF एलसीएम के अलावा शांत अशांत प्रसार भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे परिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, सीधे भी करवा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, आपको पहला चैप्टर इसी में खल्लास हो गया। फिर दूसरे चैप्टर में क्या है, भाग है और वर्णखंड विधि से फैक्टराइज अल्फा बीटा वगैरह है। ठीक है, तो एक एक चैप्टर को क्लियर मैं आज इसी वीडियो में कंप्लीट, इस वीडियो में पूरा का पूरा गणित है जो आपका राजस्थान बोर्ड अजमेर में आने वाला है, चाहे तो वो हिंदी मीडियम में हो बच्चा, चाहे अंग्रेजी माध्यम में हो, पूरा का पूरा देख सकते हो। परिमेय संख्या ए संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सका परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या ए संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। इसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का 0 हो सकता है। मतलब अगर 1 बटे 0 है तो ये परिमेय नहीं है, परिमेय है। अगर 0 बटे में 1 है या 0 बटे में 7 है, 0 बटे में 9 है, 0 बटे में कितना भी है तो परिमेय होती है। मतलब 0 खुद एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पाई है परिमेय संख्या बच्चों, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या, ध्यान रखना। पाई है परिमेय संख्या लेकिन 22/7 परिमेय संख्या, क्योंकि 22/7 फिक्स वैल्यू है, इसको p बटे q के रूप में लिख दिया और पाई का वैल्यू 3.14 होता है। और जिसकी डॉट डॉट लग गए अनावर्ती प्रसार है तो वो क्या होता है, अपरिमेय भी होता ही है। अगर मैं आपसे पूछूं 3.14 तो साहब परिमेय है ही तो, और मैं आपसे पूछूं 3.14 डॉट 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 तो अपरिमेय। समझ गए, क्लियर हो गया। मतलब 3.14 बस, आगे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो 3.14 है, पॉइंट हटाएंगे, 00 आएगा तो p बटे q के रूप में लिख दिया ना, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई संख्या बच्चों अंडर रूट के अंदर है और अभाज्य संख्या है, अंडर रूट के अंदर है और अभाज्य संख्या है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है लेकिन भाज्य है बच्चों, क्या है आपकी भाज्य संख्या है, तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्योंकि इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल। ठीक है, तो 4 और 3 और 2, 2 को 2/1 लिख दिया, p बटे q के रूप में लिख दिया तो परिमेय संख्या हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय कहलाती है, और ऐसी संख्या जिसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है परिमेय कहलाती है। आप मुझे बताओ 13 परिमेय संख्या है, परिमेय है, 13 परिमेय है भाई। हाँ, मैं अगर पूछ लेता अंडर रूट 13 तो ये परिमेय संख्या हो जाती। 13 तो खुद परिमेय संख्या है, 13 को 13/1 लिख सकते हैं। समझ के कंफ्यूजन मत होना। 19 परिमेय संख्या है, अंडर रूट 19 आ जाता तो परिमेय हो जाती क्योंकि अभाज्य है। ठीक है, तो पहले चैप्टर में यही क्वेश्चंस बनेंगे, 100% यही बनेंगे कि भाई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, शांत प्रसार है, शांत प्रसार, और आपका जो है मैंने बताया जो HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चंस बन नहीं सकते हैं। ठीक है, अब अपन दूसरे चैप्टर की आते हैं बात। तो दूसरे चैप्टर में कौन कौन से छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, कौन कौन से बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसकी चर्चा मैं कर लेता हूँ। तो बच्चों दूसरे चैप्टर में छोटा क्वेश्चन तो क्या बन सकता है कि भाई इसकी शून्यकों की संख्या याद करो। ये ग्राफ आपको दे देगा और x अक्ष पर शून्यकों की संख्या याद करो, तो x अक्ष को जितनी बार काट रहा है उतनी उसकी शून्यकों की संख्या होती है। 1 2 3 4 5 जीरोज, नंबर ऑफ द जीरोज कितना आ गया, इसमें 5 आ गए। शून्यकों की संख्या कितनी आ गई, 5। इसमें 1 2 और 3 शून्यकों की संख्या है। अच्छा, कंफ्यूजन अगर करता है तो आपको ऐसे कर सकता है कि py यानी py के लिए शून्यकों की संख्या बताओ, तो एक भी बार काट रहा है y को, इधर भी एक बार काट रहा है तो इसका शून्य एक हो जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा। py के लिए शून्यकों की संख्या पूछे तो y को जितनी बार काटता है उसका उत्तर आ गया, x को जितनी बार काटता है तो x के लिए उत्तर आ गया। ऐसे पूछ लेता px के लिए इसमें शून्यकों की संख्या बताओ तो 3 बता दोगे, py के लिए इसके शून्यकों की संख्या बताओ तो 0 बता दोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए। y का मतलब y x होता है, x का मतलब x होता है। सामान्य जानकारी आपको पता भी होना चाहिए। इसके अलावा और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं भाई, डिवाइड तो बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ 3 नंबर का आएगा, आप अच्छे से समझ लो। अगर नहीं समझने में आया है तो पीछे की वीडियो देख सकते हो। एक क्वेश्चन में अब फिर दोबारा से एक बार डिवाइड का करा दे रहा हूँ, देखिएगा जरा। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके पास ये दे रखा है 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 2। इसका डिवाइड देना है बच्चों, तो कैसे करोगे, डिवाइड सीख लो। 3 नंबर का आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। देखो इधर देखो, ध्यान दोगे तो 2x की पावर 4 है, इधर x की पावर 2 ही है। देख लो आप आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। x की पावर कितनी है अपने पास, 4 है, इधर x की पावर कितनी है, 2 ही है। कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो x की पावर 2 से गुणा होगा ही होगा। ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, 1 मान सकता हूँ मैं, मानू तो, लेकिन 2 से गुणा होगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर से गुणा होगा। पता कैसे चला, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, तो वहां 2 आएगा।
ये x की पावर 4 है, हमारे पास केवल 2 ही है, तो x की पावर 2 की कमी हो रही है, तो x की पावर 2 भी आएगा। अब मैं इस नंबर को इससे भी गुणा करूंगा, इससे भी गुणा करूंगा, दोनों नंबर से मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो 2x की पावर 4 हो जाएगी, और 2 दूनी 4x स्क्वायर, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। चिन्ह बदली होगा बच्चों, ये माइनस कट गया, ये तो आपका जो बचा है उसको पुनः कर लेते हैं। -3x³ बचा है, ये 4 में से 3 घटाओगे तो प्लस का 1x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 6x - 2। ठीक है बच्चों, इसके बाद में कितने का डिवाइड जा रहा है, देखो यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 है, पहली बात तो यहाँ माइनस है और -3 का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब x की पावर 2 है, इधर x की पावर 3 है, तो 1x की जरूरत मुझे है, तो x यहाँ लिख दूंगा। 3x को इस दोनों से गुणा करूंगा, 3x³ आ जाएगा, और 3 दूनी 6, और वो भी माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे। ये चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएंगे, इससे 1x स्क्वायर - 2 आया, एक बार भाग जाएगा बच्चों, एक बार भाग गया तो 1x स्क्वायर - 2 एकम 2, ये आपका कट गया, ये आपका आंसर मार्क कर दोगे। अब सुन लो इधर अब कम से कम मैंने ये बताया आपको, पहला और दूसरा 2 चैप्टरों का रिवाइज करवा दिया मैंने इतनी ही जल्दी। पहले चैप्टर में क्या क्या आ सकता है, मैंने बताया HCF LCM आ सकता है, जो कि मैंने ढंग से आपको करा दिया। शांत अशांत आ सकता है, परिमेय अपरिमेय आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। दूसरे चैप्टर मैंने क्या करा है, शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या इस प्रकार से आपको मैंने समझाई, और डिवाइड 100% लोग कर दो, 100% लिख दे रहा हूं मैं, डिवाइड तो आएगा ही आएगा। ठीक है, एक डिवाइड आएगा। अच्छा, इसमें एक अल्फा बीटा का क्वेश्चन और ले लेता हूं आपको, ताकि अच्छे से समझ आ जाए, उसके बाद में दूसरा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार से मैं इस पूरे वीडियो में आपको कंप्लीट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने ही आने वाले हैं वो करा दे रहा हूं पूरे के पूरे। ठीक है, वीडियो बने रहें। अगला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं कि x² - 7x + 12 = 0। इसमें कहेगा कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों की सत्यता की भी जांच कीजिए। अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन आप देखो, 7 कैसे टुकड़े कीजिए, गुणा करें तो 12 आए, यानी कि 7 कैसे मल्टीप्लाई करने हैं आपको, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगी। तो देखो आप, x² - 3x - 4x + 12 = 0। 4 और 3 7 हो गए, 4 3 12 हो जाएगा, अपना जो है संतुलित अवस्था में हो रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा है, x कॉमन है तो x - 3 आ जाएगा, इनमें -4 कॉमन है तो x - 3 आ जाएगा, बराबर 0 का 0 हो जाएगा। x - 3 दोनों में नजर आ रहा है, x - 3 × x - 4 बराबर 0। दोबारा से देख लो एक बार, इसमें से x कॉमन है, x - 3 हो गए, इसमें 4 कॉमन है, 4 1 कम 4 और 4 3 12, ये प्लस इस माइनस को माइनस बना देगा। ठीक है, ये माइनस है, इस प्लस को माइनस बना देगा, = 0। x - 3 दोनों में क्या बच गया, x - 4 बराबर 0, या तो ये 0 या तो ये 0, या तो x - 3 बराबर 0 होएगा, तभी x बराबर प्लस का 3 हो जाएगा, या x - 4 = 0 होगा, x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा। मतलब आपके पास अल्फा की वैल्यू 3 आ गई, बीटा की वैल्यू 4 आ गई। अल्फा बीटा आप उल्टा सुल्टा मानते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा बच्चों, ये a होता है, आपको मैं बता दूं, ये b होता है, ये c होता है, मतलब ax² + bx + c के फॉर्मेट में इक्वेशन होती है। तो a की वैल्यू आपको 1 नजर आ रही होगी, b की वैल्यू -7 आ रही होगी, c की वैल्यू 12 आ रही होगी। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, यानी कि आपको सत्यता की जांच करनी है। तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितना है, 3 है, बीटा की वैल्यू 4 है बच्चों, -c की वैल्यू -7 है, और a की वैल्यू b की वैल्यू -7 है, और a की वैल्यू 1 है। 3 और 4 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 इक्वल आ रहा है। अल्फा बीटा बराबर c/a होता है, अल्फा कितना है 3, बीटा कितना है 4, = c12 और a 1, 4 3 12 = 12 में 1 का भाग दोगे तो 12 आएगा। क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मतलब ये है कि आप अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा = अल्फा + बीटा - b/a, अल्फा बीटा c/a से आप वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इसके लिए आपको एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ऐसा ही, ठीक है, इसी से थोड़ा संबंधित, मतलब आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, देखो, यदि x² + bx प्लस में 4 बराबर 0, ये सवाल है। सवाल पूछ लिया आपसे, ये बताओ यदि अल्फा + बीटा दोनों के शून्यकों का योग व गुणनफल समान है तो b का मान ज्ञात करो। ये सवाल है आपके पास,
यदि शून्यकों का योग व गुणनफल बराबर है तो बी का मान ज्ञात करो। कैसे करोगे इसके लिए? देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा, ऐसा गिवन है अपने को, दे रखा है ना ये। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। कोई टुकड़े उड़े की जरूरत नहीं है, बी के कहां से टुकड़े करोगे। और अल्फा बीटा क्या होता है? सी बाई ए। कोई दिक्कत है? ए से ए कट गया, वैल्यू रख के काटो चाहे वैसे काटो। माइनस बी की वैल्यू बी है, हमें पता ही नहीं बी की वैल्यू, बराबर सी की वैल्यू कितना है? 4। तो बी बराबर कितना आ गया? -4। आंसर मार्क कर दोगे, आराम से करोगे। समझ गए? दोबारा समझाओ एक बार, दोबारा से देख लो। x² + bx + 4 के शून्यकों का योग व गुणनफल समान है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b का मान ज्ञात करें। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बराबर है तो कर दिया मैंने। योग अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं -b/a होता है, अल्फा बीटा c/a होता है। a से a कट गया, माइनस का माइनस है, b का वैल्यू नहीं है तो b रहने दो। अल्फा बीटा c की वैल्यू कितना है बच्चों? 4 है, 4 रख दिया। माइनस b की वैल्यू जब 4 है तो b की वैल्यू -4 हो जाएगी। समझ गए ना? तो इस प्रकार से आपका दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब तीसरे चैप्टर में क्या है? तीसरे चैप्टर में जो कमजोर विद्यार्थी हैं वो तो भाई साहब बस ग्राफ पढ़ लो और कुछ नहीं। ग्राफ पढ़ लो और कुछ भी नहीं पढ़ना, तुम्हें समझ लो। ग्राफ आएगा ही आएगा, 6 नंबर का आता है, 5 नंबर का आ सकता है की बार, थोड़ा कोरोना वगैरह की वजह से। तो आपको जो है ग्राफ सीख कर जाना है। ग्राफ ढंग से सिखा रहा हूं मैं, ध्यान दे लो। ग्राफ आराम से सीख लो। एक आपको ये इक्वेशन दी गई है और दूसरी आपको एक इक्वेशन और दी जा रही है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब आप अगर बहुत ध्यान से देखते हो तो 2 इक्वेशन की मदद से कह रहे ग्राफ खींचिए, तो फोकट के 6 नंबर मेरे को तो लगता है भाई। देखो क्या करोगे, समीकरण 1 से देखोगे। सबसे पहले समीकरण 1 से लिखूंगा मैं, समीकरण 1 को देखूंगा मैं। मेरे पास समीकरण 1 जैसा है, जिस भी स्थिति में है उसको ऐसे कैसे छाप दूंगा। x - y + 1 = 0। कोई समस्या है? नहीं है ना? दिस इंप्लाइज, एक काम करो, y को उधर ले जाओगे तो प्लस की हो जाएगी, तो x बराबर y को उधर ले गए मैं प्लस की हो गई, 1 को उधर ले गए माइनस का हो गया। कोई समस्या है बच्चों? इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद एक टेबल बनाओगे जिसमें x और y की 3 वैल्यू तो कम से कम होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो y की वैल्यू आपको मन से रखना है, कुछ भी रख सकते हो आप। y की वैल्यू मान लो मैं 1 रख रहा हूं तो 1 में से 1 घटाएंगे, यहाँ y की जगह 1 रख रहा हूं मैं, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा ना। अब y की वैल्यू मान लो मैं 2 रख रहा हूं तो 2 में से आप 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और y की वैल्यू मान लो 3 रख रहा हूं तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा इसका मान। समझ गए ना? अच्छा साहब, y का वैल्यू 1 2 3 ही क्यों रखा? आप चाहो जो रख लो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इतना ज्यादा वैल्यू तो रखना मत जितने खाने ही खत्म हो जाए। हमारे पास खाने होते हैं सफिशिएंट। अच्छा, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को अब लिखेंगे समीकरण 2 से। ध्यान दे लेना इधर, समीकरण 2 से मैं ऐसा लिख रहा हूं समीकरण 2 को जैसा है मेरे पास। 3x + 2y - 12 = 0। कोई दिक्कत है? इस 12 को उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 3x बराबर में 12 तो प्लस का हो गया, 2y उधर ले जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी। अब थोड़ा ध्यान दे लेना, 12 - 2y = 10y नहीं होती, क्योंकि 12y थोड़ी है। 12y - 2y होता तो 10y होती। अब 12 तो संख्या है, कांस्टेंट है, -2y पता ही नहीं है क्या है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? x बराबर 12 - 2y ऐसे कैसे रहने दो, बट्टे में 3 आ जाएगी। अब सुन लेना ध्यान से, 3 से बहुत बच्चे इस 12 को काट देते हैं। क्यों भाई, क्यों काटते हो? ये माइनस है, या मल्टीप्लाई होता तो कट जाता है। इसको ऐसे कैसा रहने दीजिए। अब अपन क्या करेंगे, एक टेबल दूसरी बनाएंगे। दूसरे टेबल में ऐसे मान रखेंगे, कम से कम 3 वैल्यू तो रखना ही है। y को वैल्यू मान लो 0 रखा मैंने, तो ये सारा सिस्टम 0 हो गया। 3 में 4 का 3 का भाग दिया, 3 चौके 12, 12 में 3 का भाग दोगे तो 4 बढ़ जाएगा। अब y की वैल्यू मैं मान लो 2 रख रहा हूं तो 2 दूनी 4, 3 रख लो, फायदा हो जाएगा, जिससे पॉइंटों में नहीं आएगा। मान लो पॉइंटों में आ भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपका ये ग्राफ है ना, तो एक बड़ा आपका 2.2 आ रहे हैं तो 2 बड़े खाने ले लो और 2 छोटे ले लेना, तभी भी कोई दिक्कत नहीं मुझे तो। परंतु कोशिश ये किया करो ताकि कम से कम आपका माइनस की वैल्यू आए और पॉइंटों की वैल्यू आए। तो बच्चों y की वैल्यू मैं 3 रख दे रहा हूं तो 3 दूनी 6, 12 में 6 गए 6 बचे, 6 में 3 का भाग दो 2 आ जाएगा। करके दिखाऊं, देखो x बराबर 12 - 2 गुणा में 3, y की वैल्यू मैंने 3 रखा है मन से और बटे में 3,
तो x बराबर 12 माइनस 6/3, x बराबर कितना हो गया आपका 6/3, 6/3 का मतलब 2 हो जाएगा ना आपका। अब 3 रख दिया आपने, 6 रख लो। अब आप 6 रखोगे, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया तो 0 बचा, 0 में किसी का भाग देते तो 0 आएगा। ठीक है, ये आपके दो टेबल इंपोर्टेंट प्राप्त हो गई। पैमाना भाई साहब, पैमाना आपका फिक्स है, पैमाना आप रट लो, रटो तो, नहीं तो फिक्स है, रटने की जरूरत भी नहीं है। एट एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर, हिंदी में एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ठीक है, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर क्या करोगे, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, ऐसा ही करोगे ना, खत्म बस अपना सिस्टम। एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इसके बाद में अपन ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ इस प्रकार से बनेगा अपना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई होता है, ये 0 होता है, ये माइनस वाई होता है, ये प्लस एक्स होता है, माइनस एक्स होता है। ठीक है, ये प्लस एक्स होता है। एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई माना है ना आपने, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से करोगे। ऐसे भी 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से करोगे ना बच्चों। तो अब देखो 0,1 मतलब x तो 0 है, केवल y है जो है, तो y 1 है ना। फिर 1 और 2, x तो 1 है और y 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 3, x तो 2 है और y बच्चों 3 है। ये इक्वेशन आपके पास प्राप्त हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, x 4 और y 0, x 4 और y 0, 2,3 2,3 यही बिंदु आ रहा है, आने दो, 0,6 0,6 इसको आप मिलाओगे। इस पर आप दूसरी समीकरण लिखोगे, क्योंकि ये लाइन आपको इस समीकरण से प्राप्त हुई है और ये वाली लाइन आपको कौन से समीकरण से प्राप्त हुई है, पहले वाले से। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, जहां पर दोनों ग्राफ मिल रहे हैं वही आपका आंसर है। आपके कहां मिल रहे हैं, x तो 2 पर मिल रहा है, y 3 पर मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का आएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये तीसरे चैप्टर में आपके लिए अभी तो ये इतना ही काफी है। अब मैं चौथे चैप्टर का 1-2 क्वेश्चंस और करा दे रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। अब अपना बच्चों, अब आपको श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि ये करा देता हूं मैं आपको, और वीडियो को बने रहें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते रहें। और श्रीधराचार्य जो विधि है उसका क्वेश्चन करा देता हूं मैं। x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0, इसको कहता है कि श्रीधराचार्य विधि से हल करो। अब कह दिया तो इसी से करना पड़ेगा बच्चों। देखो x² के आगे जो होता है वो a होता है, तो a 1 है, x के आगे जो होता है वो b होता है, -7 है, और जो बचा हुआ c होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट c पार्ट होता है। और श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है बच्चों, धराचार्य का सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। ये सूत्र आपको याद कर लेना है, किसका है ये, धराचार्य विधि का सूत्र है। वैल्यूज पुट कर दो, x बराबर -b की जगह बच्चों -7 है, प्लस माइनस अंडर रूट, फिर दोबारा से b की जगह -7 है, -4 गुणा में a की जगह बच्चों, a की जगह देखो, a की जगह कितना है 1 है, और c की जगह कितना है 12 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में 2a, 2 और a की जगह 1 है। x बराबर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 7, प्लस माइनस रूट 7 7 49, वो भी प्लस के रहेंगे बच्चों, 12 चौके 48 बटे में 2 1 कम 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर कितना हो जाएगा ये आपका, 7 तो प्लस का है, प्लस माइनस अंडर रूट 1 बचेगा ही, 1 और बटे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 ही होता है, तो 7 प्लस माइनस 1 बटे में 2। एक बार तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर x बराबर 7 प्लस 1 बटे में 2, x बराबर 8 बटे में 2, 8 बटे में 2 का मतलब 4 हो गया।
एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, तो ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर 7 माइनस 1, इस वाले को लोगे ऋणात्मक। भाई ये तो 7 तो पहले से ही प्लस का है, प्लस माइनस तो 1 है, बटन 2, तो x बराबर 6 बटन 2, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 3। ये आपका आंसर मार्क कर दोगे। तो समझ गए, सिद्धाचार्य विधि में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, 5वें चैप्टर से रिवीजन करवाएंगे। थैंक यू।